ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कलर्स के बारे में पढ़ लिए थे। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लिया था। उसके बाद अपना रेनबो कैसे बनता है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, डिस्पर्सन कैसे होती है ना, लाइट किस तरीके से स्प्लिट होती है, वाइट लाइट, इन सब चीजों के बारे में समझ लिया था। अब चलते हैं, देखते हैं स्कैटरिंग के बारे में कि जैसे हमें कोई भी चीज कैसे दिखाई देती है। नॉर्मली हमको पता है कि जब लाइट पड़ती है किसी चीजों पर तो वो चीज हमें ऑब्जर्व होने लगती है। अगर उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर सेम कलर की लाइट पड़े जिस कलर की ऑब्जेक्ट है तो वो हमें अच्छे से दिखाई देगी, नहीं तो काली दिखाई देगी। ये चीज समझा था। लेकिन एक बात जरा बताओ कि जैसे हम रहते हैं धरती पर, यह अर्थ है, अर्थ पर ये कोई पर्सन है, मान लो मिस्टर रॉबिन है, ठीक है, और यहाँ कोई है, मान लो तुम हो, ठीक है। तो मिस्टर रॉबिन को तुम कैसे देख पाओगी? क्या रात के समय जहां लाइट बिल्कुल भी ना हो रॉबिन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूरज की रोशनी आती है और रॉबिन दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है तो इसके बारे में समझो। देखो, हमारे अर्थ के चारों तरफ होती है एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल, जिसे हम धूल कण, वाटर वेपर, अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं गैसों से जब ये लाइट पास होती है, गिरती है, तो इन गैस पार्टिकल पर गिरने के बाद ये लाइट बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। और जब बिखरती है तो चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और जहां जहां तक वो लाइट जाती है वहां वहां तक हमें दिखाई देने लगता है ना। समझ में आया? तो लाइट का डस्ट पार्टिकल पर पड़ने के बाद बिखर जाना कहलाता है स्कैटरिंग। क्या कहलाता है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या होता है स्कैटरिंग? लाइट का डस्ट पार्टिकल से टकराकर बिखर जाना, फैल जाना स्कैटरिंग कहलाता है। और इसी स्कैटरिंग की वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं। अच्छा बताओ, मैं ये एक बाउंड्री बना रहा हूं, ये बाउंड्री को समझो स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में है हमारा सूरज, ये सन, और इसी स्पेस में है हमारी धरती, अर्थ, ठीक है। तो जब इस सूरज की रोशनी इस स्पेस से निकल करके धरती की तरफ आएगी, ठीक है, धरती की तरफ आ रही है, और तुमको मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ धरती पर, ठीक है, तुमको खड़ा कर दिया धरती पर। तो एक बात बताओ कि तुमको ये जो स्पेस है ये कलरफुल नजर आएगा या काला नजर आएगा? काला। क्यों काला नजर आएगा? अच्छा, मतलब रोशनी धरती पे आ रही है, वो कहेगी कि मैं सिर्फ धरती पे रहूंगी ना। अरे बेवकूफ, जब सूरज सूरज की रोशनी चारों डायरेक्शन में जाती है, वो मैंने सीधा एक तरफ मारा, इसका मतलब ये नहीं कि खाली वो धरती पर आएगा। ऐसा सूरज ऐसा ठान के चलता है क्या? अच्छा, अभी मैं धरती पर रोशनी भेजूंगा, ऐसा करता है? तो उसकी रोशनी, पूरा ज्योग्राफी खत्म हो गया है। अब तक समझ में नहीं आया कि सूरज की रोशनी पूरे चारों तरफ फैलती है ना। हाँ, तो फिर स्पेस काला क्यों दिखाई देगा? स्पेस काला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि स्पेस में कहीं भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। और डस्ट पार्टिकल नहीं है तो ये जो लाइट निकलेंगी इनका बिखराव नहीं होगा। और बिखराव नहीं होगा तो कोई भी चीज इल्यूमिनेट नहीं होगी, चमकेगी नहीं। और जब कोई भी चीज चमकेगी नहीं तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। सिंपल सा। समझ में आया?
पागल है, वो नीला हमारा बादल दिखाई देता है जो हम यहाँ धरती पर रहते हैं ना, धरती का इसका जो धरती का एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट, उसकी वजह से सियान कलर दिखाई देता है। बाकी स्पेस काला होता है, स्पेस में कोई कलर नहीं है। स्पेस से जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं कैमरे के द्वारा, उन्हें कलर्ड किया जाता है, उसमें कलर फिल किए जाते हैं। समझ में आया? ये मत समझ लेना कि अगर मैं स्पेसशिप से स्पेस में जाऊं और यहाँ मान ले कि ये एक स्पेसशिप है, इसमें बैठाकर तुझे भेज दिया गया है, तो तू यहाँ से बाहर देखेगी तो तुझे सब काला काला नजर आएगा, सिर्फ सूरज चमकता हुआ दिखेगा। ये भी नहीं दिखेगा कि अच्छा सूरज से रोशनी आ रही है। अगर ये रोशनी तेरे स्पेस पर ऐसे पड़ी तभी तुझे महसूस होगा कि अच्छा हाँ ये रोशनी है। लेकिन तू अगर इस यहाँ धरती के किसी छाये क्षेत्र में है जहां पर रोशनी नहीं पड़ रही है सूरज की, तो तुम्हें पूरा का पूरा स्पेस काला दिखाई देगा और जो धरती है वो चमकती हुई नजर आएगी। बाकी दूसरे ग्रह जिस पर रोशनी पड़ जाएगी जैसे चांद हो गया वगैरह, वो पोर्शन चमकता हुआ नजर आएगा, बाकी सारा का सारा स्पेस काला नजर आएगा। समझ में आया? तो हमें स्पेस, जो स्पेस होता है, स्पेस ये ब्लैक नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं होती है, वहां पर स्कैटरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती स्कैटरिंग? क्योंकि वहां पर डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। समझ में आया? ओके, अब समझते हैं कि ये जो हमारा आसमान होता है, जैसे कि हम धरती पर रहते हैं, मैं यहां बनाता हूं, ये अर्थ है। अर्थ अर्थ पर जब हम खड़े रहते हैं और हम देखते हैं ऊपर की साइड, तो आसमान हमें सियान कलर का नजर आता है। सॉरी, सियान बोलो, इंडिगो कलर का नजर आता है। ठीक है? ब्लू नहीं होता है, वो इंडिगो होता है। इंडिगो को हम आसमानी कहते हैं, इंडिगो को आसमानी कहते हैं। अब देखो, पहले ये तो पता होगा कि ये कलर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना? कि जैसे ये एक प्रिज्म रहता है, तो प्रिज्म में हमने देखा था कि जैसे व्हाइट लाइट को अगर हम एंट्री कराते हैं तो जब बाहर निकलता है तो अलग अलग कलर्स में निकलता है। सबसे कम जो डाइवर्ट होता है वो होता है लाल, सबसे कम डाइवर्ट, और सबसे अधिक जो डाइवर्ट होता है वो हो जाता है वॉयलेट। वॉयलेट है ना, वॉयलेट। उसके ऊपर ही हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे नीचे से होता है VIBGYOR, विवग्योर, यानी वॉयलेट के ऊपर होता है इंडिगो, इंडिगो और उसके ऊपर होता है फिर ब्लू। ठीक है, ब्लू। अब देखो, हमारी जो आंखें हैं ना, वो आंखें इस इंडिगो कलर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव यानी अगर हमारी आंखों के सामने ये वॉयलेट कलर और इंडिगो कलर को लाया जाएगा ना, तो हमारी आंख इंडिगो को ज्यादा तेज आइडेंटिफाई करेगी। क्यों? क्योंकि उसे वो कलर पसंद है। समझ लो, सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज लाइट सेंसिटिव है, यानी उस पर लाइट पड़ेगी तो उसका कुछ न कुछ रिएक्शन हो जाएगा, है ना? कुछ न कुछ रिएक्शन हो जाएगा। हमारी आंखें लाइट सेंसिटिव है, अचानक से आंखों पर लाइट मार दिया जाए तो उसका आइरिस सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ जाता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो वैसे ही हमारी जो आंखें हैं वो इंडिगो कलर के प्रति क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। और जब ये सूरज की रोशनी, मतलब कि सूरज की लाइट, यहां मैं सन बना देता हूं, सूरज की लाइट, व्हाइट कलर की लाइट आती है ना, व्हाइट कलर की लाइट आती है, और जैसे ही एनवायरनमेंट में एंट्री मारेगी, मैं ये एनवायरनमेंट बना देता हूं, ठीक है, एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल वगैरह है, एनवायरनमेंट में एंट्री मारेगी, ये अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना? एनवायरनमेंट में एंट्री मारा, अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लाल जो डेविएट होगा वो सबसे कम होगा और सबसे अधिक डेविएट होगा वॉयलेट, यानी वॉयलेट ज्यादा बिखरेगा ऊपर ही, वायलेट ऊपर ही ज्यादा बिखर जाएगा, लाल नीचे तक पहुंच पाएगा। लेकिन
लेकिन हमारी आंखें इंडिगो के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए हमें बिखराव ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा आसमान ही कैसा है, आसमानी दिख रहा है, इंडिगो इंडिगो कलर का दिख रहा है। हमें ये कलर नहीं दिखाई देता, वॉयलेट कलर नहीं दिखाई देता, हमें इंडिगो कलर का आसमान दिखाई देता है। ये समझ में आ रहा है क्या, ये मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो देखो जैसे ये आसमान है, आसमान क्यों इंडिगो दिखाई देता है? क्योंकि इन कलरों का जो ये है डिस्पर्सन है और डेविएशन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी बिखर ये अपने रास्ते से धरती पर नीचे पहुंच नहीं पाती, ऊपर ही ऊपर बिखर जाती हैं, और ऊपर ही ऊपर बिखरेंगी तो सबसे ज्यादा बिखरता है ये वाला वॉयलेट। लेकिन वॉयलेट के प्रति हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं है, जबकि इंडिगो के प्रति हमारी आंखें सेंसिटिव हैं, इसलिए पूरा जो आसमान होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है। अब इसी इंडिगो की छाया पड़ती है पानी में। किसमें पड़ती है? पानी में, जिसकी वजह से पानी भी हमें नीला या इंडिगो दिखाई देता है। समझ में आया? वैसे पानी का कोई कलर तो होता नहीं है, पानी का कोई भी कलर नहीं होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो ये जो मैंने स्कैटरिंग प्रोसेस बताया है कि ये जो लाइट होती हैं जैसे ही धरती में एंट्री मारती हैं तो डस्ट पार्टिकल पर पड़ के ये स्कैटर हो जाती हैं। तो इन्हीं स्कैटरिंग की वजह से जो चीजें होती हैं ना, जैसे कि सूरज अपनी जगह से, रियल जगह से थोड़ी सी ऊपर दिखाई देने लगता है, या सुबह सुबह सूरज लाल दिखाई देता है, या इवनिंग में जब सूरज डूबने लगता है तो कभी कभी देखोगे कि सूरज डूब गया रहेगा लेकिन फिर भी उसकी रोशनी यहाँ दिखाई देती रहती है, वो भी लाल कलर की। तो ये स्कैटरिंग की वजह से होती है। ये कैसे होती है इसको समझते हैं। देखो जैसे ये मान लो दोनों टाइम का है, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ही सूरज ऐसे लाल होता है और ऐसे ही उसका रोशनी निकलता है ना। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग में सन कैसा दिखाई देता है? रेड, रेड, ठीक है, रेड। अच्छा, क्यों रेड होता है इसके बारे में समझते हैं। क्यों दोपहर में सूरज हमें एकदम व्हाइट दिखाई देता है, लाल क्यों नहीं दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसके लिए हमें समझना होगा सूरज की पोजीशन ऑन अर्थ, फ्रॉम अर्थ। देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट, मतलब कि एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर है मोटा अच्छा खासा। अब मैं सूरज की 3 पोजीशन बनाता हूं। एक पोजीशन यहां पर सन की बना देता हूं, एक पोजीशन यहां पे बना देता हूं, और एक पोजीशन एकदम 12 बजे वाला बना देता हूं, दोपहर। ठीक है। अब देखो मान लो कि हम यहां पर हैं, यहाँ ऊपर, तो जैसे ही सूरज की यहां से निकलेगी व्हाइट लाइट, लेकिन अंदर जैसे ही एनवायरमेंट में घुसेगी ये क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लाल कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए लाल कलर बहुत दूर तक जाएगी, लाल कलर बहुत दूर तक जाएगी, और बाकी जो कलर हैं वो क्या हो जाएंगे? वो दूर तक जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देंगे। तो क्या होगा कि सुबह सुबह की सिचुएशन में, जो ये सूरज की रोशनी होती है, इन्हें लंबा दूरी का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। ये देखो, ये समझ लो कि इतना एनवायरनमेंट के अंदर घुसना पड़ेगा, और जब लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो लंबी दूरी में लाल कलर सबसे दूर तक जा सकता है। हमने कल के कंसेप्ट में देखा था, प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट में, लाल कलर हमें दूर से ही दिखाई देता है ना। और बाकी के जो कलर रहते हैं वो अंदर घुसते ही आधे दूर जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, और सुबह सुबह का जो एनवायरनमेंट है वो हमें पूरा लालम लाल दिखाई देता है, सूरज लाल लाल दिखाई देने लगता है। समझा? सूरज लाल लाल दिखाई देने लगता है। अब सेम सिचुएशन होती है इवनिंग के टाइम पीरियड में भी। इवनिंग में भी सूरज के जो रोशनी है, जो रेज है, इन रेज को बहुत अंदर तक,
या लार्ज अमाउंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा तय करना पड़ता है, जिसमें लाल कलर आगे जाती है एकदम और बाकी के कलर्स आगे तक पहुंच नहीं पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होकर के खत्म हो जाते हैं, जिससे लाल कलर का इम्पैक्ट पड़ता है और इवनिंग में भी एनवायरनमेंट और सूरज हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन जब दोपहर होता है, दोपहर के टाइम पीरियड में अगर ध्यान से देखोगे, मैं इसको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। दोपहर में देखो सूरज एकदम ऊपर है और सूरज की जो रोशनी है इनको ना बहुत कम ही थिकनेस, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर या बहुत ही कम थिकनेस, समझ लो इतना ही थिकनेस को पार करना रहता है, जिसकी वजह से ये पूरी लाइट अंदर घुस जाती है, पूरी लाइट अंदर घुस जाती है। तो इसमें ना तो लाल, ना तो वायलेट, ना इंडिगो, किसी का भी बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सूरज है हमें ऊपर व्हाइट व्हाइट दिखता है। दोपहर के समय हम सूरज को नेकेड आइज से देख नहीं पाएंगे, है ना। दोपहर के टाइम में सूरज एकदम सफेद दिखता है एकदम, क्यों? क्योंकि उससे आने वाली जो लाइट है उसे बहुत कम एनवायरमेंट को पास करना रहता है, तो छेद करके अंदर घुस जाती है। लेकिन सुबह की सिचुएशन में देखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को छेद करके घुसना पड़ता है, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को छेद करके घुसना पड़ता है, जिसकी वजह से लाल आगे निकल जाती है और बाकी कलर पीछे छूट जाते हैं, तो हमें लाल लाल दिखाई देता है सब। तो समझ में आ गया कि दोपहर में सूरज व्हाइट और सुबह और इवनिंग में लाल क्यों दिखाई देता है। ये स्कैटरिंग की वजह से ही होता है, स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। क्लियर? चलो अब एक और कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं विवर्तन। वर्तन नहीं रे, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन। डायफ्रैक्शन को क्या कहते हैं? विवर्तन। अच्छा, क्या होता है डायफ्रैक्शन? देखो, जब हम वेव पढ़ रहे थे, वेव, तो वेव में हमने देखा था कि जो साउंड वेव होता है वो बहुत ज्यादा डायफ्रैक्ट होता है। एक कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे में चिल्ला रहे हो, दूसरे कमरे में बैठा कोई इंसान सुन लेता है ना। यानी बहुत ज्यादा वो आवाज जो होती है साउंड वेव, वो कहीं से भी मुड़ मार के चली जाती है। लेकिन क्या लाइट ऐसा कर पाता है क्या? लाइट को अगर एक कमरे में बैठ करके जलाएंगे तो दूसरे कमरे में पहुंच जाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है कहीं से होल वगैरह रहे, जैसे दरवाजे के नीचे से या खिड़की वगैरह से, तो ऐसा लगे कि हाँ यहाँ से लाइट आ रहा है, लेकिन वो दूसरे कमरे में पहुंच नहीं पाएगी, जबकि आवाज पहुंच जाएगी। तो लाइट में डायफ्रैक्शन बहुत कम होता है, और डायफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज से टकराकर बेंड हो जाना। डायफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या लाइट में बेंडिंग बहुत ज्यादा होती है? नहीं होती है, बहुत कम होती है। लाइट को अगर बेंड करना है तो तुम्हें किसी सरफेस को ना 10⁻⁷ मीटर का रखना पड़ेगा। मतलब जितना पतला हो सके उतना पतला सरफेस रखो, जितना पतला। ब्लेड देखा है? ब्लेड का ये जो कोना होता है ना, इस कोने पर अगर लाइट पड़ती है तो ये ब्लेड का कोना चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है? इसी डायफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि लाइट इस पर पड़ने के बाद ये मुड़ जाती है, और जहां से मुड़ती है तो वहां पर एक साइन क्रिएट होता है, चमक क्रिएट हो जाती है। समझ में आया? तो किसी भी कोने से अगर देखोगे, अगर लाइट टकराएगी ना तो वहां पर चमक पैदा कर देगा। मतलब कि वहां पर जो है ऐसा लगेगा कि कैसा इल्यूमिनेट हो रहा है पूरी तरीके से। समझ में आया? हाँ। तो डायफ्रैक्शन क्या होता है? डायफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। और लाइट को बेंड करने के लिए हमें किसी शार्प कॉर्नर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉर्नर्स पर टकरा कर ही लाइट बेंड होती है। ठीक है। अच्छा, लाइट की एक बिहेवियर बताता हूं, ठीक है। जो लाइट होता है, लाइट के बारे में ये पता लगाया गया, पहले कुछ लोगों ने कहा कि
लाइट का जो नेचर है वेव नेचर है। वेव मतलब ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि लाइट का नेचर ना पार्टिकल है, मतलब कि ऐसे ऐसे भी चलता है ये, पार्टिकल की तरह। पार्टिकल समझ में आ रहा है ना? एक एक कंचा ले लो, कंचा एक पार्टिकल समझ लो, और सारे कंचों को एक साथ फेंको तो कैसे ट्रेवल करेंगे, समझ लो वही लाइट है। और वेव का मतलब कि जो ऐसे साउंड वेव होती है ना, ऐसे 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 या ऐसे 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 जैसे चलना है ऐसे चलती हैं। तो बाद में साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लाइट का नेचर दोनों है, बोथ है। ये वेव भी है और पार्टिकल भी है, लेकिन तुम ये बता नहीं सकते हो कि ये कब वेव की तरह परफॉर्म करेगा और कब पार्टिकल की तरह परफॉर्म करेगा। तो लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको कहा गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या क्या किया गया कि एक पतला सा स्लिट लिया गया, मतलब कि समझ लो एक ऐसे हाँ बरोबर बरोबर, क्वांटम वाला ये पतला सा स्लिट लिया गया था, ठीक है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 11th-12th में दिया भी जाता है करने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि वो क्यों करवा रहे हैं, बस करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या करवाया जाता है कि लोगों ने इस लाइट को पास किया, ठीक है, लाइट को पास किया। तो पहले लाइट को पास किया तो इसके सामने एक स्क्रीन रख दिया, ठीक है, या कोई भी दीवार या कोई स्क्रीन रख दो, ये स्क्रीन है समझ लो, ठीक है, स्क्रीन। तो अब हमको पता है कि जैसे यहाँ से लाइट जलाना, ठीक है, और यहाँ पर अपना हाथ रखना, तो दीवार पर क्या बनती है, हाथ की परछाई बन जाती है सेम टू सेम, है ना। लाइट सोर्स जितना नजदीक रहेगा वो परछाई उतनी बड़ी बनती है, और लाइट सोर्स जितना दूर जाता है परछाई कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो कम एरिया पर पड़ने लगती है, जितना कम एरिया पे पड़ेगा उतना कम छोटा परछाई बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से लोगों ने कहा कि ये लाइट अगर वेव होगी तो इसका उसी तरीके से इस दीवार पर परछाई बनना चाहिए, अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो इस पर भी ऐसे ऐसे परछाई बननी चाहिए, है ना। तो लोगों ने जब भेजा तो देखा कि ऐसा परछाई बन रहा था, ठीक है, ऐसा परछाई बन रहा था। लेकिन बाद में सोचा कि इस पे ना कुछ बीच बीच में कुछ और पैटर्न आ रहे थे, जैसे कि कहीं पर बहुत ब्राइट हो जा रहा था, तो कहीं पर बहुत मतलब कि कम ब्राइट हो रहा था, फिर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जा रहा था, कम ब्राइट हो रहा था, बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा था, कम ब्राइट हो जा रहा था। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये कैसा बिहेवियर है, इसको देखने के लिए हम लोग एक ऑब्जर्व वो लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं जो इसको देखेगा कि ये जा कैसे रहा है, ठीक है। तो अब इंसान की आंखें तो देख नहीं पा रही थी, इसके लिए उन लोगों ने एक हाईली जो मैग्नीफाइंग इसको माइक्रोस्कोप वगैरह होता है उसको लगाया। तो जैसे ही इसको लगाया ना भाई साहब, इसका नेचर बदल गया। ये अब ऐसे वेव की तरह ना जा करके ये पार्टिकल की तरह जाने लगा, मतलब कि यहां तक जाता था और जैसे ही इसकी नजर में आता था वो ऐसे पार्टिकल बन जाता था। और उन लोगों ने पहले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, यानी सिंगल विंडो रखा था, उसके बाद एक डबल विंडो वाला एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे डबल रख दिया। तो ये क्या होता था, एक एक ही में से दो हो जाता था, एक इसमें से जाता था, एक इसमें से जाता था। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक वेव जा रहा है, अभी ये स्प्लिट हो जा रहा है, एक वेव जा रहा है, ये इसमें से स्प्लिट हो जा रहा है। ये तभी हो रहा है जब उसे देखा जा रहा है, और जब इसको हटा ले रहे हैं तब ये ऐसे वेव की तरह जा रहा है। आज तक लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो रहा है। क्या ये जो फोटोन है, लाइट जो निकलती है तो फोटोन ही होती है, उसको फोटोन कहते हैं। मासलेस होता है, इसलिए उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो अब लोग ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस लाइट को कैसे पता चल रहा है कि इसको देखा जा रहा है। जैसे उसको देख रहे हैं वो अपना नेचर चेंज कर दे रहा है। इसको यूं समझो कि जैसे हमारे भारतीय परंपरा में क्या है कि जो बहू होती है वो अपने किसी बड़े के सामने अपना मुंह नहीं दिखाती, है ना। तो मान लो कि अभी कोई नहीं देख रहा है, बहू मुंह खोल के जा रही है आराम से, लेकिन जैसे उसने देखा कि उधर से कोई सास या ससुर या कोई बड़ा आ रहा है, उसने घूंघट डाल लिया। अब ये बहू को तो पता चला क्योंकि बहू के पास कॉन्शियसनेस है, उसको पता है कि सामने से कोई आ रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रही है। लेकिन ये लाइट कैसे कर रहा है?
ये लाइट को कैसे पता चल रहा है कि मुझे देख रहे हैं ये लोग, अब मैं अपना नेचर चेंज कर लेती हूँ? इस चीज का पता आज तक नहीं चला है, और इसी के ऊपर अभी भी सब एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है। क्वांटम से रिलेटेड ये सब, इन सब की स्टडी अंदर अंदर जब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्वांटम में चला जाता है, क्वांटम फिजिक्स फील्ड में चला जाता है, तो उन सब की स्टडी की जा रही है। तो डी ब्रोगली नाम का जो साइंटिस्ट था, इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं, कि उसने बताया था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जो ये लाइट है उसके नेचर का पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ कि ये क्यों होता है, इसलिए लोगों ने यही चीज कहा कि लाइट दोनों तरह बिहेव करती है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। यानी लाइट के पास डुअल नेचर है, वो जब चाहे तब वो वेव बन जाए और जब चाहे तब वो पार्टिकल बन जाए। समझ में आया? तो ये डायफ्रैक्शन क्या है, समझ में आ गया कि नहीं? किसी कॉर्नर, शार्प कॉर्नर से लाइट का टकरा जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। अब चलो हम समझते हैं, एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो समझा दिया मैंने, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इसको कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण। अब देखो, इंटरफेरेंस बहुत आसान सी चीज है। जैसे जब एक ही किसी पोजीशन पर ना कभी वो दो लाइट आपस में मर्ज हो जाए, मान लो कि इधर से एक लाइट आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे जा रही है, और सेम इसी की तरह एक लाइट इधर से भी आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है। तो जब ये दोनों लाइट मिलेंगे, अच्छा देखो, ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ना जो ऐसे गया हुआ है, इसको हम कहते हैं फेज। मतलब कि इसका एंगल क्या है, ये ऊपर है पहले, तो इसका भी ये ऊपर वाला ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नीचे से शुरू होता और ये ऊपर से शुरू होता तो इसको कहते हैं अपोजिट फेज में है। लेकिन ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मतलब ये सेम फेज में है। ठीक है, सेम फेज। फेज मतलब एंगल। फेज मतलब क्या होता है? एंगल होता है, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फेज। ठीक है, वो उधर ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। तो जब दो सेम फेज की रेज आपस में जब ऐसे टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो इनमें ना कुछ चेंजेस आता है, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। अब चेंजेस क्या आएगा कि हो सकता है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है बढ़ जाए। देखो, यहां से जो किसी मीन पोजीशन से लेकर के इनके क्रेस्ट की जो हाइट होती है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, CREST। और जो नीचे वाला रहता है उसको ट्रफ कहते हैं, TROUGH। यानी श्रिंग एंड गर्थ, हिंदी में इसको श्रिंग कहेंगे, श्रिंग। और ये नीचे है गर्थ, गर्थ मतलब गड्ढा। ठीक है, वो वेब में शायद मैंने ऐसा बताया हुआ है जब वेब पढ़ रहे थे हम लोग। तो क्या होगा कि जब ये दोनों टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि इनका एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाए, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझा? अगर दोनों सेम फेज की हैं तो। लेकिन अगर अपोजिट फेज की हैं, जैसे जैसे मैं यहां लेता हूं कि एक है जो ऐसे यहां से शुरू हुआ है और दूसरा है जो ऐसे यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, देखो, इसका फेज ऊपर है और इसका फेज नीचे है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्या करेगा? जैसे मैं इसको यहां से लाऊं, ये ऐसे आएगा तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब कि इसका देखो, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये नीचे वाले सेक्शन को खा जाएगा, और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये ऐसे सीधा लाइन बना देगा। मतलब कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और जब सीधा लाइन बनने का मतलब ये काला दिखेगा पूरा, यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। समझा? कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये वेव अल्टीमेटली क्या है? लाइट है। और लाइट है तो ऊपर वाला जो सेक्शन रहता है उससे हमें एक लाइट पैटर्न यानी प्रकाश वाला सेक्शन दिखाई देता है, और नीचे वाला जो ये गर्त रहता है ये हमें काला पैटर्न देता है, मतलब जहां पर हमें डार्क साइड दिखाई देता है। तो कभी अगर एक्सपेरिमेंट में देखना तो एक्सपेरिमेंट में ना हमें ऐसे चीज दिखाई देगी, जैसे पूरा का पूरा अगर एक कोई दीवार है, उस दीवार पर जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर होगा कि ऐसे लाइट पैटर्न बनेगा, बीच में काला हो जाएगा, फिर लाइट बनेगा, फिर बीच में काला हो जाएगा, फिर लाइट बनेगा,
बीच में काला हो जाएगा, लाइट बनेगा, बीच में काला। तो ये बीच में जो गैप है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर वेव प्रेजेंट नहीं है, वेव नहीं है। और जो ये लाइट है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर वेव है, वेव है। यानी जहां वेव नहीं है वो उसका गर्त बताता है, गर्त यानी कि जो नीचे वाला है सेक्शन, ट्रफ को, ट्रफ नीचे वाला सेक्शन। तो जब अपोजिट फेज की लाइट आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, पूरा काला काला हो जाता है। समझ में आया, पूरा काला काला हो जाता है। और तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि एक, जैसे एक लाइट हो, इसका एम्पलीट्यूड इतना हो, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना हो, जस्ट, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था कि मान लो ये एक बड़ा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। और एक दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड छोटा सा है, एम्पलीट्यूड छोटा छोटा है। एम्पलीट्यूड मतलब ये वेव की हाइट है ना, वेव की हाइट। तो जब ये दोनों मर्ज होंगे तो क्या होगा, ये बड़ा वाला इसको ओवरलैप कर लेगा, तो दोनों ही चला गया, ये बड़ा वाला क्या होगा, ओवरलैप कर लेगा, है ना, यानी इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इसके ऊपर डोमिनेट कर देगा। अब इसको समझने का एक सिंपल एग्जांपल ये समझो इंटरफेरेंस को, कि जैसे तुम्हें स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल, हेलो, हाँ, इस स्विमिंग पूल में एक जगह यहाँ तुम खड़े हो जाओ और एक जगह कोई और खड़ा हो जाए इधर। अब दोनों क्या करो, उछलो ऊपर, ये ऊपर उछले तब ये नीचे गए, फिर ये ऊपर उछले तो तुम नीचे गए हो। तो जब ऊपर नीचे उछलोगे तो इसमें क्या क्रिएट होगा, एक वेव क्रिएट होगा। देखो, अगर ये आदमी तगड़ा है और तुमसे ज्यादा तगड़ा वेव क्रिएट किया तो इसका वेव जाएगा, तुम्हें मारेगा, तुम उलट जाओगी, बाहर निकल जाओगी, है ना, तो वो डोमिनेट कर लेगा। और अगर तुम्हारा वेव तगड़ा है तो तुम्हारी वेव आएगी, मारेगी इसको, ये बाहर पलट जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों का वेव सेम है तो दोनों जाएगा टकरा करके एकदम पानी न्यूट्रल कर देगा। समझ में आया? तो यही तीन कंडीशन मैंने बताया कि एक हो सकता है कि भाई अपोजिट फेज हो या तो सेम एम्पलीट्यूड हो, दूसरा हो सकता है कि फेज सेम हो, और तीसरा हो सकता है कि किसी का तगड़ा हो और किसी का कमजोर हो वेव। जब ये वेव आपस में मिलती हैं तो कुछ पैटर्न बनाती है, मैंने बता दिया। इसकी वजह से हमें ना अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। जैसे बबल, ये देखा है, बचपन में फुलाया रहेगा, है ना, वो साबुन का बुलबुला। तो साबुन का बुलबुला हमें कलरफुल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आसपास के वेव होते हैं ना, वो आकर के टकरा जाते हैं, और टकराने की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है, अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो कहेगा कि साबुन के बुलबुले का कलरफुल दिखाई देना, या सीडी में देखा ना, यहाँ पर देख, यहाँ पर ये अलग अलग कलर है, बीच में काला है, यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है, बीच में काला है, यहाँ पे कलर है, बीच में काला है। तो ये जो पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं? उसमें ऑप्शन रहेगा स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। इसकी वजह से इंटरफेरेंस, यहां पर आकर के कई सारे वेव आपस में आकर के टकरा जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है, पैटर्न देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज और हम समझ लेते हैं इसमें, जिसको कहते हैं पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। इसका इस्तेमाल तो आम जिंदगी में भी किया रहेगा, ध्रुवण। देखो, हमने कहा कि जो सूरज की रोशनी होती है वो चारों डायरेक्शन में फैलती है ना, चारों डायरेक्शन में। लेकिन हम कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकें कि इस चारों डायरेक्शन से आने वाली रोशनी को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दें, कि जैसे यहाँ पर मैंने एक स्लिट लगा दिया और इस स्लिट में से वही लाइट पास होगी जो इसके पैरेलल होगी। यानी अगर ऐसे ऐसे कोई जा रहा है तो वही लाइट इसमें से निकल पाएगी, लेकिन कोई अगर ऐसे ऐसे जा रहा होगा तो क्या इसमें से निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी, वो फंस जाएगा इसमें से, है ना, इसमें से फंस जाएगा। लेकिन जो लाइट पैरेलल होगी इसके, वो इसमें से निकल जाएगी। तो हम जो चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, उसको हमने एक कंडीशन दे करके उसे एक डायरेक्शन में भेज दिया, उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। तो कभी कभी लड़की लोग ये चश्मा लगाती हैं,
जैसे उनका आंख है, ठीक है, चेहरा है, तो वो चश्मा लगाती हैं, ये वाला है, तो कौन सा चश्मा कहते हैं? जो भी है, सन ग्लासेस, ठीक है, सन ग्लासेस। और कभी कभी ये सन ग्लासेस कैसा रहता है, लिखा रहता है पोलराइज्ड, पोलराइज्ड सन ग्लासेस, मतलब जितना बड़ा चेहरा नहीं रहता उससे ज्यादा बड़ा ये रहता है। मेला में मिलता है क्या किसी? ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा ये उनका ग्लास रहता है। तो देखो, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज की रेज अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, अब वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आती हैं, अंदर एंट्री मारती है, जिसकी वजह से उन्हें धूप कम लगती है, या धूप की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स का देखो तो चश्मा रहता है कुछ इस टाइप का, है ना, वो लोग उसमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देते रहते हैं, अगर हम बाहर से देखें तो वो मल्टीपल कलर्स क्या होते हैं, जो मेन आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली रेज होती हैं उन्हें फिल्टर कर देता है, और जो आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी उन रेज को जाने देता है, ताकि उन्हें कुछ कुछ दिखाई दे। नहीं तो पता चला पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया तो सब अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। आ रहा है बॉल, वो ऐसे हाथ फैला के बैठा है, मुंह पे लग गया। समझ आ रहा है? तो जो पोलराइज्ड ग्लास होते हैं उनमें किसका इस्तेमाल होता है, इसी कंसेप्ट का, पोलराइजेशन का ही इस्तेमाल होता है। बाकी कभी 3D मूवी देखा है? 3D मूवी, अगर 3D मूवी को देखने के लिए जो 3D ग्लास दिया जाता है उसको ना लगाओ तो वो मूवी हमें कुछ ऐसा ऐसा लगता है, दो दो चल रहा है मूवी, है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही वो हम 3D ग्लास लगा लेते हैं, 3D ग्लास, हाँ, वो मूवी हमें एकदम क्लियर दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सामने से आने वाली उसी लाइट को पास करता है जो हमें दिखाई देती है, और बाकी आलतू फालतू सारे लाइटों को ब्लॉक कर देती है, और वो हमें जो 3D मूवी है वो अच्छे से क्लियर दिखाई देने लगती है। समझ में आया? तो पोलराइजेशन का यूज कहाँ कहाँ, अगर पूछेगा कि पोलराइजेशन का यूज कहाँ होता है, या कहेगा 3D जो फिल्म होती है, 3D फिल्म ग्लास, 3D फिल्म ग्लास, ग्लास, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, पोलराइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। जो सन ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस, उसमें भी पोलराइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। जो फोटोग्राफिक कुछ प्लेट्स होते हैं फोटो निकालने के लिए, फोटोग्राफी करते हैं, उसमें भी वहां पर भी पोलराइजर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो पोलराइजर का इस्तेमाल देखना, जहां जहां पर हमें आसपास की बहुत सारे लाइटों को ब्लॉक करके कुछ स्पेसिफिक लाइट ही दिखाई जाए, वो समझ लेना वो पोलराइजर है। देखो, पोलराइजेशन एक कंसेप्ट है, लेकिन उन लाइट को जो ब्लॉक कर देता है उसे हम पोलराइजर कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पोलराइजर, पोलराइजर, पोलराइजर। और एक कंसेप्ट होता है उसे, उस प्रोसेस को, मतलब कि लाइट को ब्लॉक कर देना और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना, पोलराइजेशन कहलाता है। लेकिन जो उसे ब्लॉक करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता है उसे हम पोलराइजर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।